कल आप लोग का शेड्यूल आया आ गया, ठीक है। तो इनका सेकेंड स्लॉट आया है, तो आपको आई थिंक थोड़ी देर बीच में गैप आया, तो जिनका सेकेंड स्लॉट है दैट इज फ्रॉम आई थिंक 6:30, तो आप लोग फ्री हो जाओगे 5 बजे, है ना। तो आपको बीच में सवा 1 घंटा 1.5 घंटे के आसपास फ्री में, तो आप लोग अपना कुछ काम या कुछ लेके आना, है ना। जो क्लास होगा वहाँ पे बैठ के आप आराम से पढ़ो। फिर 6:30 को जो क्लास अलॉट किया गया है वहाँ पे आ जाओ। पेरेंट्स को डायरेक्टली वही टाइम पे देना, है ना, 6:30 को, और फिर कल रिसर्च करेंगे। दूसरा, कोई ऐसा है जो कल नहीं आ सकता बाय एनी चांस, मतलब जिनके पेरेंट्स का नहीं आ पाते, ऐसा कोई आपके पेरेंट्स? ओके, और कोई है? सबके पेरेंट्स आ रहे हैं शायद, ओके, कुछ अच्छा, बाकी और कोई शायद नहीं आया, शायद नहीं आया, शायद नहीं आया, सब लोग शायद नहीं आए, ठीक है। बाकी और कुछ, बाकी किसी, ठीक है। एनीथिंग व्हिच यू वांट टू कन्वे टू योर पेरेंट्स? आपको परेशानी है? स्लॉट में कौन-कौन से सर आ रहे हैं? मैं एक स्लॉट में, मैं एक 5:15 वाले स्लॉट में और एक इस बार तीनों सर, तो एक स्लॉट में 2 सर एंट्री एक साथ हाँ, बट जो वैसे देखो, आपका पीटीएम का टोन इज डिफरेंट, है ना, मतलब यहाँ पे इट्स गोइंग टू बी वेरी कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। आपका फीडबैक देंगे वो है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट क्या फोकस करना है, आई थिंक बीच में आप लोगों को प्रतीक करने भी आपसे कुछ बहुत कुछ
बोला भी था, तो मुझे पता चला सर ने बोला कि तो आई थिंक हम लोग को इस बार देखो सर ने क्या बताया वो मुझे नहीं पता, ओके, पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। इस बैच से मुझे एक्चुअली में बहुत ज्यादा उम्मीद है, मतलब लास्ट ईयर जो थी उससे कुछ 10 टाइम ज्यादा हुई, एंड दिस इज द ट्रूथ व्हिच आई एम फीलिंग। लास्ट टाइम भी था, नमन वाले मैच में भी बहुत था, पर नमन और कल ये दोनों के मैच को कंबाइन करूं वो उम्मीद का एडिशन आपके बैच का, तो प्रेशर डेफिनेटली आपके रहेगा, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, that आपके साथ हम खुद बेटर हुए हैं इन टर्म्स ऑफ कि हम जो कंटेंट डिलीवर करते हैं, ये हम लोग को खुद भी लगा कि हमने जो चीजें पहले नहीं पढ़ाई थी, जो हमने ट्राई नहीं किया था, हमने इस बार हमने खुद ही बहुत ज्यादा रिस्क भी लिए, एज ऑफ कि हमने भी कुछ चैलेंज किया। जनरली हम प्रिपेयर, जैसे कोई चैप्टर ऐसा है कि हमें प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, मतलब ऐसा है कि तुम कभी भी बोलो कुछ भी कभी करवाओ, दैट्स ओके, बट इस बार हमने वो भी चेंज किया कि रात को अभी जनरली अभी भी आता है, जैसे कल पीडीएम है तो आज भी रात को प्लानिंग किया है कि अराउंड 11:30 to 12:30 बैठ के कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ बात करनी होगी, तो वही सब चीजें चलती है। तो वो आपके बैच के और अंदर से क्यों होता है, बिकॉज वी फील के दिस टाइम वी हैव दैट पर्टिकुलर बैच, जो शायद फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि पूरा बैच ही कुछ अच्छा है, पूरा बैच। अभी भी आपको पता है लास्ट ईयर आपका कुछ ऐसे निश्चय जैसा हुआ था, है ना, आपको सेमिनार जैसा कुछ था, याद है? लता मंगेशकर में आप लोग तो बहुत अच्छे आपके जूनियर्स का भी इस संडे को, बराबर। एंड हमने ना ऐसे टॉपर्स का लिस्ट मीटिंग में बनाया था, मैं उनको क्वेश्चंस दे रहा था क्योंकि कल उनके साथ हुई जो क्वेश्चंस पूछते हैं आपको पता ही है ना, सो ऐसा ही हम लोग बना रहे थे कल लिस्ट बनाना, और कल जब वो उनको बुलाने वाले तो एक चीज मुझे खटती है कि जितने भी टॉपर्स आ रहे हैं ना वो सारे के सारे एसेट बैच, मतलब सारे एडवांस एक ही बैच। तो ये चीज क्या समझा रही है, क्या आप अभी जो बैच में हो ना वो बैच में से ही मैक्सिमम टॉपर्स अभी निकले। तो अगर हम यहाँ पे से 7 IIT निकले हैं अगर इस साल, तो डोंट यू थिंक यहाँ पे ही ऐसा पॉसिबिलिटी है कि सारे IIT में है, या फिर सारे IIT में इंग्लिश ना भी जा पाए तो भी टॉप ट्रिपल IIT या टॉप बिट्स में जा विद अ एक्सट्रीमली गुड ब्रांच। अगर आपको CS करना है तो मैं डेफिनेटली बोल करो CS, पर वैसा कुछ कि बिट्स पिलानी CS मिला हो, ट्रिपल IIT हैदराबाद CS मिला हो, ट्रिपल IIT बेंगलोर CS मिला हो। आपने अगर अभी देखा होगा ट्रिपल IIT बेंगलोर का अभी न्यूज में भी बहुत आया था, ट्रिपल IIT बेंगलोर में एज ऑफ नाउ फर्स्ट टाइम बेंगलोर का 1.5 CR का पैकेज, आपने अगर नोट में मतलब न्यूज में आया, बहुत फेमस हो गया वो, इतना बड़ा। और उनका तो ये जो बीटेक प्रोग्राम है ना वो अभी स्टार्ट हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, पहले उनका ड्यूअल डिग्री चलता था, इट वाज ऑलरेडी IMTech करके प्रोग्राम उनका, वो फेमस था, बीटेक प्लस MTech की डिग्री, अभी उन्होंने स्टार्ट किया 2-3 साल ही हुए, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग अभी ट्रिपल IIT इलाहाबाद थ्रू NIT मिलता है, मतलब थ्रू जोसा मिलता है, बेंगलोर एंड हैदराबाद थ्रू जोसा नहीं मिलता, तुम्हें उसका अलग से फॉर्म भरना होगा, ओके, उसकी प्रोसेस ही पूरी अलग है, तुम्हें उसकी काउंसलिंग अलग से करनी है, जोसा की काउंसलिंग अलग, उसमें ट्रिपल IIT जो दूसरे हैं ना, पुणे हुआ, नागपुर हुआ, इलाहाबाद हुआ, पर उसमें इलाहाबाद ही अकेला एक ऐसा है जो वर्दी है, बाकी कोई ट्रिपल IIT इतना अच्छा है, ये मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, दिस इज द फैक्ट। तो ट्रिपल IIT में ट्राई करते हैं तो हम सिर्फ 3 ही ट्रिपल IIT दिमाग में, इलाहाबाद आता, बेंगलोर आता, हैदराबाद आता, और एज ऑफ नाउ दिल्ली फास्टेस्ट ग्रोइंग, पर दिल्ली का एक ही प्रॉब्लम है कि लोग थोड़ा कम प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ के दिल्ली तुम्हें पता है कि थोड़ा सा इशू है, एंड सेकेंडली उसका कैंपस इतना ग्रेट नहीं, बट प्लेसमेंट दी बेस्ट है, और इसको दी बेस्ट बनाने वाला क्या है, अगर आपको पता होगा कि दिल्ली में सबसे बिगेस्ट आपका यूनिवर्सिटी है DU करके, जो बहुत फेमस है, वहाँ पे 2 है, DU एंड DT, एक है दिल्ली यूनिवर्सिटी, दूसरा है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ये 2 की वजह से, क्योंकि वो दोनों आजू बाजू में है ट्रिपल IIT के, तो वो प्लेसमेंट को बूस्ट करता है, सारी कंपनी खींच के लेता है, तो भले तुम्हारा वहाँ पे कुछ पढ़ाई इतना ग्रेट ना भी हो, बट प्लेसमेंट अनबीटेबल, तो ट्रिपल IIT दिल्ली बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग है। NIT दिल्ली अभी अच्छा नहीं था, पर NIT दिल्ली अभी
टीयर 3 में था, टीयर 3 से टीयर 2 में, और अभी बोला जा रहा है नेक्स्ट डे टीयर 1 में आ रहा है। अगेन रीजन क्या? दिल्ली हब। तो जो अच्छी सिटीज है ना, अगर आप उसको टैकल करोगे तो बेस्ट हो। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली का इस साल का सीएस का कट ऑफ है ना, बॉम्बे दिल्ली का दोनों का मिला के कुछ 112 है, 100 112 है ना, उतना यार पे जाए ऑल इंडिया मार्क्स नहीं होते। तो 112 पे डन एंड डस्टेड है ना, तो सब लोग भी उसी को बने। हाँ, पर ऐसा नहीं है। टॉप 7 आईआईटीज में लास्ट राउंड में अगर आपका AR 8000 तक है तो टॉप 7 आईआईटीज में आपको मिलता है, जिसको हम ओल्ड आईआईटीज बोलते हैं। आई थिंक पता होगा तुम्हें ना, ओल्ड आईआईटीज को जनरली टॉप 7 आईआईटीज बोली जाती है। पर अभी तो वो भी डेफिनेशन दी है, क्योंकि जो नेक्स्ट न्यू जनरेशन आईआईटीज है उसमें से 2-3 टॉप 7 को बीट कर देंगे। अगेन एडवांटेज क्या? लोकेशन एडवांटेज। खड़गपुर नाम से चलता है, पर खड़गपुर जाना कंपनी के लिए टफ होता है। हैदराबाद नया है, पर हैदराबाद में सभी कंपनी अंदर ही है। तो मेरी कंपनी के बाजू में अगर आईटी हो और मुझे खड़गपुर जाके प्लेसमेंट लेना हो, तो मैं बेटर ये कि मैं बाजू में रास्ता क्रॉस कर लेता हूँ। ये समझा? दैट्स द वे नाउ द कंपनीज आर आल्सो डूइंग। और फायदा ये भी होता है कि मुझे खड़गपुर जाएगा तो मैं खड़गपुर वाले जो प्लेसमेंट ऑफिसर्स होंगे ना, वो मेरे साथ क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे कि हम टॉप 7 आईआईटी में है तो तुम्हें प्लेसमेंट मुझे 60 लाख का देना ही पड़ेगा मेरे बच्चों को। और आईआईटी हैदराबाद वाले बोलेंगे 50 लाख तक हम चला देंगे। तो कंपनी के 10 लाख बचे, कुछ समझा? तो 10 लाख बचाएंगे तो प्लेसमेंट वाली कंपनी अच्छी कंपनी में आ जाएगी। यही की वजह से है ना, अभी नेक्स्ट जनरेशन आईआईटी बहुत अपना ग्रो कर रही है, इसलिए आईआईटी गांधीनगर इस बार बहुत बूम पे है। अगेन क्यों? क्योंकि यार अहमदाबाद में नजदीक है, सीटी अच्छी है, तो अब धीरे धीरे ये भी अभी आगे बढ़ते जा रहा है। एंड अब तो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज, टॉप 3 यूनिवर्सिटीज फॉरेन की नेक्स्ट ईयर से अपना सेटअप लगा रही है नवी मुंबई। अगर आपको बताया नहीं, तो नवी मुंबई में आपको बताया ना एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, तो वहां पे अब बन रही है पूरी की पूरी योर टेक सिटी एज वेल एज द एजुकेशन सिटी। वहां पे पूरा सिटी बन रहा है, और उसके अंदर जितने भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है फॉरेन के, वो अपना कैंपस अंदर डाल रहे हैं इंडिया में, फर्स्ट टाइम ये हो रहा है। सो नेक्स्ट ईयर से एक कैंपस तो ओपन हो रहा है, बट ये वही होता है कि टेक्स टाइम। मतलब वो क्या करते हैं, बिल्डिंग में स्टार्ट करते हैं अपना, देन धीरे धीरे वो कैंपस बनाते हैं। तो इट टेक्स टाइम, बट डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आ रही है। सो मास्टर्स करना है तो वहां लो, और वो ऑस्ट्रेलिया की टॉप यूनिवर्सिटी में आप वहां नहीं जा सकते ऑस्ट्रेलिया, तो नवी मुंबई जाके, क्योंकि कैंपस अभी मुंबई में आ रहा है ना। पर वही है, अभी हमारे पास जो 6 मंथ है, अगर हमने 6 मंथ में सही काम किया, सच बता रहा हूँ, हमारे डिस्कशन करने में जो मजा आएगा, जो फेयरवेल में हमने मजा किया, वो कुछ डबल ट्रिपल होगा। और वो भी यार इतना सही था, अभी वो सारे के सारे जो बच्चे थे ऑलमोस्ट चले गए यार, थोड़ी बहुत अभी जो बचे, जैसे कल तो पहुंच गए है ना। और ये तो सिर्फ आईआईटी बॉम्बे इसलिए आ पा रहे, वरना वो भी कैसे आ पाते, क्योंकि उनका ओरिएंटेशन हो गया, स्टार्ट हो गया, और ये तो संडे है ना, सो दे कैन ट्रैवल फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे टू। बाकी कोई नहीं आ पा रहा। एनआईटी भी अभी स्टार्ट हो जाती है, अब वो सीटेट वाले हैं वो थोड़ा लेट जाएंगे, बाकी तो जिनको कॉल आए वो सब जाहिर है, तो वो सारे चले गए। अब जो यहाँ है वो अब तो सीईटी का राउंड अभी रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है, राउंड 1 अभी स्टार्ट हो रहा है। कल से आपके जो सीनियर थे जो सीईटी में अभी करने वाले वो अभी आएंगे, आपका तब तक तो सब स्टार्ट हो गया है ना। तो वही सजेशन है, थोड़ा बहुत जैसा भी गया अभी आपका, आई थिंक यू ऑल हैव दैट पोटेंशियल दैट आप टॉप कॉलेजेस को डेफिनेटली कॉन्कर कर पाओ। बस वही है, एग्जाम का उस दिन का टेम्परा, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं, पर एग्जाम के दिन पे नहीं सर्वाइव कर पाओ 100%। ये रिटर्न गारंटी, मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा, मैं पहले मेंस की बात कर रहा हूँ, वहीं पे उसी दिन में, क्योंकि उस दिन वो जो डर अंदर आता है ना, वो डर को भगाना है ना। सो कल हम 2-3 चीजों पे डिस्कस करेंगे। फीडबैक जो सर देंगे मैं दूंगा, फीडबैक का तो अब आपको थोड़ा बहुत पता ही हम कैसे लेते हैं, सो इट्स नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज
अब क्या, और साथ में कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी, क्या करना, ये भी हमें कल डिस्कस करना। ओके, हम देंगे उसके अलावा आपको एक टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, ये अब हम रेकमेंड करेंगे। और कौन सी करेंगे हो सकता है आपको पता हो, नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा, बट डेफिनेटली वो आप लोगे तो फायदा बहुत होगा। ओके, 2 महीने बाकी है हमारे पास, लास्ट 2 मंथ्स जहाँ पर मैं पढ़ाई करेंगे। ऑल्सो एक फ्लो बता देंगे स्पेशली केमिस्ट्री का भी, हाउ वी आर गोइंग टू कवर योर एंटायर केमिस्ट्री इन द नेक्स्ट 2.5 months, क्योंकि आई थिंक केमिस्ट्री का आपको जो बीच में निरवसर गए और अब जो स्टेटस है उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना, सही है। तो ये ऑलरेडी हमारे पास क्वेरी आई है, हम उसके बारे में कल आपको डिटेल में बता देंगे। ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू कवर टुमारो, लेट अस नो, कुछ और कवर करना चाहते हो? मैंने इसके लिए पूछा कि डेफिनेटली हम पेरेंट्स को नहीं बोलने वाले कि तुम शुद्ध हो, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते, बट इन जनरल में बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा है जो आपको कन्वे करवाना या कुछ आप जानना चाहते हो हम लोग से, हम कल कन्वे कर पाएंगे। कि कल क्या है, थोड़ा छोटा छोटा ग्रुप है, 12 लोगों का ग्रुप है, 12-13 लोग। Anything you want to convey, you want to cover? Boards का preparation, I think you will be able to do that. मुझे इतना टेंशन नहीं लग रहा। किसी को ऐसा है सच में, मतलब जनरल किसी को लग रहा है कि बोर्ड्स, या आपको लग रहा है कि कर लूंगे? चालू करना पड़ेगा, स्टार्ट कैसे करना वही है। ठीक है, सीएस में ना देखो 2-3 चीज क्लियर करो। इंग्लिश की पढ़ाई है ना, वो तुम इंग्लिश के पेपर के पहले करोगे तो चलेगा, ठीक है। इंग्लिश की पढ़ाई इंग्लिश के पेपर के पहले, तो इंग्लिश का पेपर के पहले तुम 5 दिन इंग्लिश पढ़ोगे तो हो जाएगा। अनलेस अगर आप में से किसी को राइटिंग स्किल्स का कुछ लगे ना, थोड़ा मेहनत करने की जरूरत हो, तो आप क्या करोगे, जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट जैसे खत्म होगा उसके बाद आप राइटिंग स्किल्स पे थोड़ा काम करो। बिकॉज ऐसा नहीं है कि तुरंत ही एग्जाम है। देखो लक अगर आपका अच्छा हुआ तो आपका 24-25 का फ्री भी होगा जनवरी, और आपका 11 फेब या 15 फेब, वो तो अभी वो जो डेट शीट आएगी उससे पता चलेगा। 11 फरवरी से पहले तो नहीं होगी वो श्योर। तो मान लो 15-16 भी हुई तो यू हैव 20-25 दिन का टाइम। इंग्लिश तो 2 दिन में खत्म कर सकते हो, कौन सा वाला पार्ट, राइटिंग स्किल्स। और राइटिंग स्किल्स के लिए तो आपको और थोड़ा बताया भी जाएगा, ऑनलाइन में 2-3 लेक्चर्स होंगे तो आपको समझा देंगे कि राइटिंग स्किल्स में क्या लिखना। बाकी तो कॉम्प्रिहेंशन उससे बहुत आसान है, पोएम्स बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। सो इंग्लिश कभी पढ़ना है बिफोर योर एग्जाम्स। दूसरा आता है सीएस। अब सीएस प्रॉब्लमेटिक है, मैं मानता हूँ, क्योंकि सीएस का जब आप बुक उठा रहे हो ना तो सभी चीज नहीं लगेगा, और स्पेशली CS2 काफी लोग को नया लगेगा, क्योंकि CS2 में क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है और उसकी कोडिंग थोड़ी सी अलग है ना, दैट इज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, और वही इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो एंटायर इलेक्ट्रॉनिक्स। CS1 इज योर कंप्यूटर साइंस, ये समझ में आया? तो मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक्स खुद ही लिया था क्योंकि मुझे खुद को इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद था। 10th में मुझे पता नहीं, मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट था, मुझे कोडिंग इतना पसंद नहीं था। I took 11th-12th electronics, and when I took 11th-12th में इलेक्ट्रॉनिक्स, मुझे भी इलेक्ट्रॉनिक्स 1 इलेक्ट्रॉनिक्स 2 था, जिसमें 2 में मेरे में ये माइक्रो प्रोसेसर था और 1 में मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा सेमीकंडक्टर का पार्ट था। तो इसलिए मुझे सेमीकंडक्टर वो सब बहुत पहले से पसंद था, और कोडिंग मैंने 8085 पे पहले सीख ली थी, तो मुझे आता था माइक्रो प्रोसेसर और मुझे पता था कि यार ये मेरे लिए सही है। Hence I took electronics and communication, समझा? So that became my goal, and I was very sure कि मुझे CS नहीं करना क्योंकि मुझे कोडिंग पता नहीं। ओके, आपको अब थोड़ा यहाँ से डिसीजन लेना पड़ेगा, अभी उसके लिए टाइम है। बट CS1 CS2 में आपके पास बीच में ना रफली 7 to 8 डेज की छुट्टी है। ओके, सो आफ्टर मैथ पेपर, जैसे इस बार मैथ का एग्जाम खत्म हुआ था 3 मार्च को, एंड CS1 का पेपर था 12 या 13 मार्च को, तो 7 दिन में 10 दिन का छुट्टी है। बट CS1 एक छुट्टी CS2, तो CS1 CS2 का क्लबिंग साथ में होता है। तो आपके पास बीच में कितने दिन का छुट्टी है, रफली 8 से 10 दिन। अब कल वाला ग्रुप जो था ना पूरा का पूरा 7-8 लोग का ग्रुप, उन्होंने CS तक नहीं किया था, बताया। मतलब यहाँ पे लेक्चर्स होते थे जो आपके होंगे अभी, तो बाकी सब लोग अटेंड करते थे, वो नहीं अटेंड करते।
ऑनलाइन होते थे, सो नहीं अटेंड करते थे, उन्होंने वो 8 दिन में पढ़ा, ठीक है, उन्होंने वो 8 दिन में पढ़ा, तो 8 दिन में भी वो 180 190 प्लस लेके आए, तो वो पॉसिबल है, पर वो 8 दिन जितना पड़े, समझ गया ना, वो 8 दिन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो 8 दिन में आपको टेंशन अगर नहीं होगा, एक योर फर्स्ट अटेम्प्ट मींस परसेंटाइल स्कोर, समझा? नाउ ये सब चीज मैं तो कनेक्टेड कर रहा हूं, क्योंकि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया होगा तो तुम क्या करोगे, यार मैथ्स का पेपर खत्म हुआ, अप्रैल अटेम्प्ट मेरे सामने है और बीच में, और ये कैसा पता है, तुम 3 मार्च को हो, 13-15 मार्च को एग्जाम है और 7-8 अप्रैल को तो तुम्हारा मेंस का अटेम्प्ट है, तो टाइम ज्यादा नहीं है, तो तुम्हें जगल करना पड़ेगा, वापस मेंस अटेम्प्ट 2 का पढ़ना पड़ेगा, मतलब रिवाइज तो करोगे, टेस्ट दोगे, तो 4-5 घंटे वहां इन्वेस्ट करोगे, और वहां इन्वेस्ट करा मतलब सीएस को कम टाइम मिलेगा। तो अगर तुम पूरा टाइम अभी दे रहे हो ना, पूरा का पूरा टाइम अगर जेई हो, तो याद रखना है कि जेई जबरदस्त जाए और सीएस वो टाइम पे आराम से, फिर जैसे सीएस करना, फिर अनइंटरप्टेड एडवांस पढ़ो, अनइंटरप्टेड, कुछ टेंशन नहीं, कंटिन्यूस पढ़ो, बीच में आपको कोई भी रुकावट नहीं आना, पर अगर वो नहीं हुआ तो बीच में एक एग्जाम आती जाएगी और तुम्हें बीच बीच में रुकना पड़ेगा, मेन है रुके, सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है तब तक सीटी आया वो रुके, सीटी हुआ नहीं हुआ तब तक वीआईटी आया वो दिया, एसआरएम आया वो दिया, तो मतलब वो कांस्टेंट होना, ये समझ गया? तो सीएस मैंने बता दिया, इंग्लिश बता दिया, अब आता है कौन सा, पीसीएम। सबसे पहला एग्जाम किसका आएगा, फिजिक्स का, क्योंकि इंग्लिश के बाद तुरंत एग्जाम किसका आता है, फिजिक्स, बीच में यू हैव अ गैप ऑफ 5 डेज, 5 दिन की छुट्टी होती है हर साल बिटवीन इंग्लिश एंड फिजिक्स, यू हैव 5 डेज ऑलरेडी, वो 5 दिन में है ना, वो 5 दिन में तुम सिर्फ फिजिक्स पढ़े तो गड़बड़ होगा, क्योंकि फिजिक्स के तुरंत बाद कैम होता है, कैम बहुत वास्ट, क्योंकि कैम में थियरी बहुत है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी उतना है जितना थियरी है, तो फिजिक्स कैसा है, 5 दिन में से 3 दिन फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, 2 दिन क्या पढ़ना पड़ेगा, कैम करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। फिजिक्स में अभी मैं आपको सजेशन एक ही दे रहा हूं, इफ यू वांट टू कवर फिजिक्स देन इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स कंप्लीट योर टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल, दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अगर आप कर सकते हो आपको टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल एक बार लगा दें। आपने जो किया है कि हाँ, मैं या तो डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से ही करो, या तो टेक्स्ट बुक नहीं करना, प्रिसाइज उठाओ और प्रिसाइज में से ये वाले या ब्रैकेट में जहां पे लिखा हो HSC 2023, ये 3 जहां पे भी क्वेश्चन दिख जाए न्यूमेरिकल, सिर्फ न्यूमेरिकल बोलो, वो खत्म कर दो अलॉन्ग विद अभी जो कर रहे हो, क्योंकि शायद तुम अगर थियरी पढ़ोगे तो मुझे लग रहा है कि वो थियरी तुम्हारी इतनी ज्यादा रिटेन होगी आगे, तो अगर मैं बोलूं कि यार चलो यार शॉर्ट नोट लिखो एंटीग्राफ जनरेटर का, वो तुम अभी नहीं कर पाओगे, और न्यूमेरिकल में मुझे नहीं लग रहा कि दिक्कत हो, क्योंकि तुम न्यूमेरिकल अभी तो करोगे तो, और शायद मे भी थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल होंगे तो फायदा भी होगा, मे भी तुम ऐसा भी हो कि कोई चीज नहीं समझ में आ रही थी तो शायद वो बेसिक लेवल पे चल गया तो और बेटर भी हो रहा है, तो न्यूमेरिकल का नुकसान कुछ नहीं, और ज्यादा नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ कि अक्टूबर दिवाली तक, चलो दिवाली तक 3 महीने एग्जैक्ट 3 महीने, चैप्टर कितने हैं 16, जिसमें सेमीकंडक्टर में 0 न्यूमेरिकल, कितने चैप्टर हो गए 15 के न्यूमेरिकल करने, रफली ऑन एन एवरेज पर चैप्टर 20 न्यूमेरिकल्स है ना, तो कितना हो 300 क्या 20 न्यूमेरिकल, वो भी सब में नहीं है, कोई चैप्टर इतने छोटे हैं मैग्नेटिक मटेरियल जिसमें 4 या 5 न्यूमेरिकल, तो चैप्टर के ऊपर भी डिपेंड है, तो एवरेज मैंने 20 बोले, तो 20 अगर 300 न्यूमेरिकल है और मेरे पास 3 महीने है तो पर महीने में 100 न्यूमेरिकल करना चाहता हूँ, तो पर वीक रफली 25 न्यूमेरिकल करना चाहता हूँ, आई थिंक पर वीक 2-2 चैप्टर उड़ा दिए, एक चैप्टर उड़ा दिया हो जाए, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये समझ आया? तो आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल करो, मींस यू हैव सिक्योर्ड 35 मार्क्स आउट ऑफ 70, कितने मार्क्स मिल गए तुम्हें 35 मार्क्स, ये 35 मार्क्स सिर्फ न्यूमेरिकल के मिले, एमसीक्यू वेरी शॉर्ट आंसर अभी बचे हैं, वो ऐड करो, तो
10 मार्क एमसीक्यू ऐड करो, 35 प्लस 10 कितना हुआ, और 8 मार्क वेरी शॉर्ट आंसर है वो ऐड करो, कितने हुए, प्लस 30 ऐड करो, कितना हुआ, 18। फिर डन, ओके, विदाउट राइटिंग अ सिंगल थियरी क्वेश्चन, नो डेरिवेशन, नो डेफिनेशन, नो डिस्टिंग्विश, नो शॉर्ट आंसर, नो लॉन्ग आंसर। फिजिक्स डन, 75% चाहिए ना, 18 भी आएगा। और ऐसा थोड़ी नहीं पढ़ेंगे आप। अब मैं तुम्हें कोई डेरिवेशन छोटा मोटा दूंगा, डेराइव वर्टिकल सर्कुलर मोशन की स्पीड डिराइव करने को तो एक बार पढ़ोगे थोड़ा तो याद आएगा ना, 4 मार्क का नहीं 2 मार्क का तो लिखा है, तो फिजिक्स हो जाता। पर वही है, किनसे नहीं होता, जो न्यूमेरिकल को एकदम लास्ट में करता और जब वो सडनली देखता है ना तब नहीं होता, क्योंकि उनके न्यूमेरिकल ऐसे नहीं है कि जो एकदम जान दे सकते। मैं कल से भी आते हो बोलेगा ना, कल से भी 2 न्यूमेरिकल एग्जाम के टाइम पे नहीं बने, सच बता रहा हूं मैं, नहीं बने थे। उसको बोलेंगे सर क्या समझा ही नहीं, पहली बार पढ़ रहा था सर, पर वो था न्यूमेरिकल का टेक्स्ट बुक का, क्योंकि लास्ट में सब किया है। तो आपने मुझे अभी पूछा तो अच्छा ही है ये सर, अगर करना है तो क्या, डेफिनेटली फिजिक्स में अभी न्यूमेरिकल पे फोकस, फिजिक्स सॉर्ट हो जाएगा। मैथ्स फोकस ऑन सॉल्व एग्जांपल्स, टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जांपल्स, सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल्स आते हैं, फिर एक्सरसाइज, ठीक है। तुम्हें 2 चीज करनी पड़ेगी मैथ्स में, एक होता है थियरम्स, वो थियरम का ना आपको कवर से लिख देंगे और वो एक सेशन भी लेंगे, तो आपका थियरम सॉर्टेड होगा। पर थियरम अगेन अभी मत करो, थियरम कब करो, बाद में, अभी क्या करो, सॉल्व एग्जांपल। वैसे भी मैथ्स में थोड़ी नैया डूबी हुई है थोड़े लोग, सही है ना, तो करना ही चाहिए मैथ्स में, तुम्हें वो सॉल्व एग्जांपल करनी चाहिए। जिनका मैथ्स वीक है 100% सॉल्व एग्जांपल करके खत्म कर, तुम्हारा उसमें है बोर्ड भी हो गया और पूरा मैथ्स भी हो गया, मैथ्स डन, फिजिक्स बचा कौन सा, केम में रिएक्शंस है। अब इसमें 3 है प्रॉब्लम, एक तो इनऑर्गेनिक है, रट्टा मारने वाला बहुत है, ठीक है, दूसरा ऑर्गेनिक है और तीसरा फिजिकल है। तो पहले तुम्हें फिजिकल का एक कंपोनेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें केमिस्ट्री के पेपर में ना न्यूमेरिकल फिजिक्स जितने नहीं आते तो वो कम आता है। दूसरा रिएक्शन चेकिंग काफी आता है। तो आप एज ऑफ नाउ किस पे फोकस करते हो, कर सकते हो, डोंट फोकस ऑन इनऑर्गेनिक, यू कैन मे बी फोकस ऑन ऑर्गेनिक, दैट इज रिएक्शंस, एंड साथ में कौन सा, फिजिकल। द चैप्टर्स इन योर टेक्स्ट बुक जिसमें रिएक्शन पे काम कर रहे हैं या किस पे काम कर रहे हैं, फिजिकल पे, वो चैप्टर्स के से रिएक्शन का खत्म करो और साथ में फिजिकल खत्म करो। रिएक्शन के लिए टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी। हमारी टेक्स्ट बुक केमिस्ट्री में एक ही चीज आपको काम में आएगी, टेक्स्ट बुक रीडिंग। जैसे जेईई मेंस में क्या काम में आता है, एनसीईआरटी रीडिंग, आपको बोर्ड्स में भी काम में क्या आएगा, टेक्स्ट बुक रीडिंग, क्योंकि एमसीक्यू वो अंदर से उठा के बनाते हैं। फिजिक्स में भी बताना, फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल एमसीक्यू सारे जरूरी नहीं ऐसा मान के चलना कि मैं जेईई वाला हूं तो मेरे से बनेगी, ये उसमें मत रहना, क्योंकि वो ऐसा फालतू क्वेश्चन पूछेंगे ना तुम्हें और तुम्हें नहीं आता होगा, क्योंकि तुम्हें टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी होगी और तुम्हारी गलती भी नहीं है। अगर वो तुम्हें पूछ ले कि कौन से मटेरियल को मिक्स करने पे ब्लू एलईडी जलता है, अब वो तुम्हें नहीं पता होगा कि ब्लू एलईडी के लिए मुझे जिंक सेलेनाइड चाहिए, अब वो तो टेक्स्ट बुक जिसने पढ़ी है उसको याद है, ये समझा। वो जैसे क्वेश्चन पूछता है गंदे गंदे, तो वो या तो टेक्स्ट बुक रीडिंग आएंगे या तो फिर मतलब थोड़े से सीईटी लेवल के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने चाहिए, जो तुम्हारे पास टाइम नहीं। सो टेक्स्ट बुक रीडिंग थियरी चैप्टर्स की करनी पड़ेगी, ओके। सो अगर मैं पीटीएम का बॉटम लाइन बोलूं, फिजिक्स में तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए, सो प्लीज कंप्लीट योर न्यूमेरिकल पार्ट एंड डेडलाइन सेट कर दो, कब तक, अक्टूबर दिवाली तक हो सकता है। अच्छा, मैं J4 के ना 5 पेपर अभी लेने वाला हूँ, 5 न्यूमेरिकल पेपर्स, 3 चैप्टर का क्लबिंग करके मैंने उनको बोला है अभी पीटीएम। 15 अगस्त को पहला आएगा टेस्ट उनका, ओके। हाँ, उस दिन ही आएगा, बोर्ड के न्यूमेरिकल टेस्ट 40 मार्क्स का पेपर आएगा। तुम्हें चाहिए तो मैं पेपर आपको भेज दूंगा आपके ग्रुप पे, तो आप जैसे प्रैक्टिस करो, ऐसे टेस्ट देना चाहो, ऐसे करना चाहो तो ट्राई करो, ठीक है। मैं आपके लिए कंपलसरी नहीं कर रहा हूँ, आप बताओ आप कर लो, उनके लिए कंपलसरी, दे हैव टू वेट 1 डे आफ्टर 7। अगर आपको किसी को इच्छा होगी तो मुझे बता देना, मैं आपके ग्रुप पे पूछूंगा
कि सर मुझे लिखना है 15 दिन में एक बार, तो मोस्ट वेलकम, तो मैं आपको भी बिठा दूंगा उनके साथ, ठीक है। मैं पूछ लूंगा उसके पहले जिन जिन को इच्छा होगी। मोस्ट वाले पहले 3 चैप्टर तो वही आने वाले हैं, रोटेशन आएगा, फ्लूइड आएगा और शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक के 3 का कॉम्बो। मैं लिस्ट भेज दूंगा, ठीक है। आपकी अगर इच्छा होगी तो मुझे बताओ। तो ये एग्जाम के लिए प्रिसाइज सॉल्व करने की सिर्फ प्रिसाइज। देखो मैं न्यूमेरिकल जब पूछूंगा ना, मैं नंबर चेंज नहीं करूंगा, मैं फुल स्टॉप चेंज नहीं करूंगा। प्रिसाइज से ही क्वेश्चन बनाए। 40 मार्क्स का पेपर होगा, 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के, क्योंकि न्यूमेरिकल 2 मार्क्स और 3 मार्क्स की आते हैं, ठीक है। ऑप्शन के साथ 12 में से 8 पहले 12 में से 8 ऑप्शन के साथ। और क्या बताऊं, ये में हम लोग 100 में से 50 मार्क्स के आसपास की मिली है। हाँ आईटी साइकोलॉजी करके हाँ 200 में से 100 मिल गए। आप लोग को सीएस में 200 में से 100 मिल गए, ये समझा ना। आपको थियरी में ना 20-30 प्लान, ये समझा नहीं, पर थोड़े ज्यादा रहोगे तो अच्छा ही होता है। जनरली मेरे दिमाग में ना 35 का एक आंकड़ा चलता है, 30 से 35। अब मैं सीएस में बताता हूँ, तुम्हारे सीएस में ना लास्ट के 10 मार्क्स सीएस वाला सीएस में जनरली नहीं मिलते। जनरल क्यों? क्योंकि प्रोग्राम्स होते हैं, प्योर प्रोग्राम्स। यू हैव टू राइट 2 5 मार्क्स के प्रोग्राम्स। हाँ ऑप्शन बहुत होते हैं, 4 में से 2 लिखो, पर यार वो 5 मार्क्स के प्रोग्राम्स आते हैं। तो अब जिनको वो कोडिंग समझ गई है ना, वो प्रोग्राम्स लिख लेता, तो वो मार्क्स आ जाता है। पर जिनको कोडिंग नहीं आती, कुछ भी नहीं पता, इंस्ट्रक्शन सेट ही नहीं पता, तो क्या ही लिखेगा ना। तो उसके लिए 40 मार्क्स का पेपर हो गया डायरेक्ट ही। जब वो लिखने बैठा जब उसके बाद 40 मार्क्स है, 40 में से 30 मैंने लिखा, फिर तो पॉसिबल, क्योंकि थियरी है पूरा, ठीक है। आईटी साइकोलॉजी सबसे बेस्ट सोर्स एज ऑफ नाउ आईटी साइकोलॉजी, ओके। बता देता हूँ क्यों। पहले आईटी का एग्जाम ऑनलाइन होगा, एमसीक्यू होगा, तो तुम आईटी में सॉर्टेड, तो आईटी ऑनलाइन एग्जाम में अपना ही कॉलेज आएगा ऐसा सेंटर। जैसे पहले बाकी सब में तुम्हें सेंटर में भी हो सकता है कि कोई दूसरा आए, बोर्ड देगा। आईटी में तो अपनी कॉलेज सेंटर होगी, ठीक। तो जब तुम आईटी में बैठोगे तो सामने कंप्यूटर होगा और एमसीक्यू, उसमें भी लास्ट में प्रोग्राम्स आते हैं, है ना, और प्रोग्राम टाइप करने होते हैं उसमें। पर वो क्योंकि कॉलेज में है, सर भी वहाँ के हैं, तो समझ आप। तो आईटी इज सॉलिड, साइकोलॉजी विल बी टॉट बाय दिवेश एंड शायद ऐसा भी हो कि दिवेश सर पढ़ाएंगे तो साइकोलॉजी बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मैं भी लास्ट टाइम बैठता था सर्वे में, क्योंकि वो पूरा चेंज ही कर देते। आपको लगेगा कि क्या जोरदार चीज पढ़ रहे, क्योंकि वैसे भी पीजीएम पढ़ के बहुत बोर हो गए ना, तो साइकोलॉजी पढ़ा देना तो कुछ अलग ही, और पूरा इवन साइकोलॉजी उसमें ना 8 चैप्टर है, कितनी बच्ची बुक है, बहुत के सिनारियो कुछ नहीं करना है। नवनीत का 21 टाइम सुना ये 21 टाइम बोर्ड वालों को बताओ, एसएससी वाले को। नवनीत का 21 टाइम होता है, ये रामबाण है। ये क्या है पता है, ये वो नहीं डूबते तो तिनके का सहारा देता है, कुछ नहीं वाला भाई। ये ले लो, ये नवनीत का बोर्ड के साथ कुछ अंतर मिला जुली रहता है। पेपर यहीं से कुछ तो बनता है, पेपर यहीं से कुछ बनता है, पता नहीं है केमिस्ट्री, मैथ, बायो, साइकोलॉजी सब आता है, सीएससी आता है, तुम्हें सीएस में भी है ना प्रेडिक्टेबल पेपर होता, वेरी प्रेडिक्टेबल। उनको पता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे पूछना, वो हम भी आपको बता देंगे। आप 3 पेपर देखोगे आपको भी समझ आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन 2A में ये पूछना है, ये पूछेगा इंस्ट्रक्शन सेट, तो यहाँ पे ये आना है, तो तुम भी समझ ही लोगे कितनी फंक्शनलिटी यहाँ पे आती है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं, वो हम आपको बताएंगे, आप अपना मैसेज भी बस भेज कर। नवनीत का 21 साइकोलॉजी में, ओके। डिफेंसिव लेक्चर ऑफलाइन लेंगे, वो सिखाएंगे। साइकोलॉजी और आईटी अगेन बहुत लंबे गैप होता है, सो मैथ के पेपर के बाद साइकोलॉजी के पेपर के बीच में 7 दिन का है,
साइकोलॉजी से आईटी के बीच में सामने जाते हैं। साइकोलॉजी का एक बार जैसा दादा तो सबको घुमाइए क्योंकि जैसे कि पूरा साइकोलॉजी में जाएगा और बीसीए में भी बस साइकोलॉजी जाएगी तो सर ने बोला मैं 2 बार दी और कोई ऐसे नहीं करनी चाहिए और आईटी भी पाल लेंगे। आईटी भी हम करवाएंगे बट आईटी कुछ नहीं पब्लिकेशन की बात है चैप्टर वाइज एंटी को करते नहीं कॉलेज में आप लोग अभी तो आपको कॉलेज में नहीं जाना है। हाँ वो अभी आप लोग को है ना दिवाली के बाद कभी एक 4-5 डेज का टाइम आएगा तब आपको भेजना होगा। एज ऑफ नाउ आपको यहाँ पे ही फोकस करना है और पोर्शन करना है, ठीक है। तो अभी कॉलेज से कुछ बुला नहीं है और ऐसा भी हो सकता है कि पता नहीं वो बोले कि जिसने किया है उसमें से कुछ नहीं, क्या पता वो डिसाइड है। अगर आपको वो भी करते हैं कई बार वो कस्टमाइज करके देते हैं हाँ वही तो बोलते वो ज्यादा तुम उसका टेंशन मत लो। थियरी बस एक चीज याद रखिए हमारा बोर्ड का स्कोर इससे कम नहीं जाना, ठीक है। दैट्स द गोल है ना, ये दिमाग में रखना हमारा इससे कम नहीं जाना। और मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ इससे कम नहीं जाने के लिए तुम्हें फिजिक्स केम और मैथ्स तीनों के पेपर में फिजिक्स में 65, केम में 55 और मैथ्स में 65 ये सिक्योर करना ही पड़ेगा। हाँ ये बता दे आउट ऑफ 70 80 प्लस 30 प्लस 20 ये तुम्हारे पास है ऐसा मान के चलो। ये इंटरनेट ये तुम्हारा थियरी के मार्क्स इतने चाहिए इतना आने चाहिए क्योंकि अगर ये तुम ऐड करोगे तो 85 जा पाता है सब में सब 85 जा तुम्हारा PCM परसेंटेज 85 है। वेरी गुड बाहर थोड़ा बोल भी सकते हो 85 बाद में ठीक है तो अच्छा भी लगेगा बट इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर 55 मैंने बोला वैसे न्यूमेरिकल होंगे तो इजीली होता है, फिजिक्स इजीली होता है। मैथ्स 65 जनरली हो जाता है। जेई में सबने अच्छा स्कोर किया 90 प्लस ही देता, ये भी कम ही था 85 नहीं 90 प्लस ही मार जिनकी नैया डूबी वो यही डूबी फिजिक्स में भी डूबी है केम में भी डूबी तो मैं तो ये पूरे रेड फ्लैग बैक टू बिजनेस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में केस 2 स्टार्ट किया था और ऐसे हमने पढ़ा था कि वो एक सर्कुलर मोशन है ना। तो R इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला डिराइव किया होता mv by तो मैं लिख देता हूं दैट R is mv by अब अलग अलग फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आफ्टर रेडियस है ना हमारे पास ऐसा हो सकता है कि बताओ पार्टिकल का टाइम पीरियड लिखना। ओके सो पार्टिकल का अगर वो टाइम पीरियड पूछे तो मैं लिख सकता हूं द फॉर्मूला विल बी 2 by r by v ठीक है। सो सर्कमफरेंस अपॉन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अगर मैं यहाँ पे r की जगह पे mv by q भी सब्स्टिट्यूट करूँ देन टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा 2 pi n by
QB. That is the formula for pancake. What is the weird thing about this formula? Independent of R, okay, or which? Yes, I think that's one very important thing. This formula is independent of velocity. So particle कितनी velocity के साथ एंटर करता है उससे टाइम पीरियड डिफाइन नहीं होगा। किससे डिफाइन होगा रादर कि पार्टिकल का मास अपॉन चार्ज का रेशियो क्या है, सही है? पर जनरली है ना मास अपॉन चार्ज थोड़ा वियर्ड लगता है, वो लोग चार्ज अपॉन मास बोलते हैं Q/m, और इसका एक स्पेसिफिक नाम है, नाम मैंने स्पेसिफिक बोला इसलिए इसका नाम है स्पेसिफिक चार्ज। That's the Q/m ratio. Sometimes they give you specific charge of the particle is some value coulomb per kg. तो समझ आना कि ये क्या दिया हुआ है specific charge, which is Q/m. मैं इससे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूँ, which is 1/3, and this is going to be QB/2πm. मैं इससे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूँ 2πm, तो ये हो जाएगा QB/m। और मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकता हूँ। The formula for kinetic energy is half mv²। अगर मैं रेडियस के टर्म्स में लाना चाहूँ तो मैं लिखता हूँ half n v के बदले मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा QRV/m। So I think the formula can be written as Q² R² V²/2. That's the formula for kinetic. आपको प्रोटॉन पता है, न्यूट्रॉन पता है, पता है, अल्फा पार्टिकल सो अल्फा आपका हीलियम न्यूक्लियस है ना। नाउ इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जिसके क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं इस टॉपिक में, और जब भी आए हैं तो हमेशा वो रेशियो वाले क्वेश्चन पूछता है, और जो भी पार्टिकल आते हैं वो यही तीन में से आंसर आता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा। तो हम क्या करते हैं, प्रोटॉन को रेफरेंस मानते हैं, हम अज्यूम करते हैं प्रोटॉन का चार्ज E है और मास m, न्यूट्रॉन का चार्ज Be है और मास 2m है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e है और मास 4 है।
ये हमें अब से ये टेबल याद रखना, ठीक है। प्रोटॉन रेफरेंस होगा E और M, ये स्टैंडर्ड वैल्यू। न्यूट्रॉन का चार्ज सेम बट मास डबल, अल्फा का चार्ज डबल एंड मास 4 टाइम्स। अच्छा, इसमें जो वैल्यूज है वो भी याद रखेंगे। E को सेम ही व्हिच इज 1.6 into 10 to -19 coulomb n। तो अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 9.1 into 10 to -31 kg। और यहाँ पे मैं प्रोटॉन के बारे में बात करूंगा तो m of p होगा, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन व्हिच इज 1.67 into 10 to -27 kg। ये हमें याद रखना पड़ेगा। और आई थिंक इसके अलावा और क्या चाहिए? 1 eV का कन्वर्जन, आई थिंक ये कन्वर्जन ऑलरेडी 1.6 into 10 to -19। ये चार चीज पे हमें अभी क्वेश्चन आए जो आज हम सॉल्व करेंगे। Now, हमने डिटरमाइन किया है कि रेडियस का फॉर्मूला है NB/2T, है ना। अब क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसमें एक तो जैसे ये फॉर्मूला कब यूज करना है जब वो वेलोसिटी के बारे में मेंशन करें, पर तुम्हें पता है मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होगा, है ना। सो मतलब यहाँ पे मैं p लिख सकता हूँ अपॉन 2v, ओके। मोमेंटम अंडर रूट ऑफ 2m k होगा, पता है। सो मोमेंटम को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ रूट ऑफ किससे 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्या qt से। और उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल कैन आल्सो बी गिवन बाय एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। किससे डिटरमाइन कर सकते हैं? हाँ, दैट इज q into v। किससे आएगा? q into v। तो ये फॉर्मूला अभी चेंज होके ऐसा भी बनेगा 2m q times v अपॉन q। अब ध्यान से देखो, इसमें ये जो v है वो तुम्हारा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल या वोल्टेज है, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है तुम्हारे पास? मोमेंटम। और ये क्या है तुम्हारे पास? वेलोसिटी। बाय द वे, अब मैंने क्या दिया है आपको? मैंने आपको क्वेश्चन का कीवर्ड दे दिया। अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी आए कि 3 पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी enters into a uniform magnetic field at an angle theta equal to 90, compare the ratio of their radius। are you ready? क्या हो गया? तो वर्ड कौन सा है वहां पे? सेम काइनेटिक एनर्जी। तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि सेम काइनेटिक एनर्जी तो सब में कट होगा। अगर बोला सेम मोमेंटम के साथ एंटर हुआ है तो ये यूज करोगे, सेम वेलोसिटी के साथ एंटर हुआ है तो ये यूज करोगे, और सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के साथ यूज करोगे तो ये यूज करोगे। ये समझ में आया? तो व्हाट इफ मैं आपको वो सॉल्व करवा के दूं, जैसे 4 ही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, आया ना। या तो वो किससे एंटर हो सकते हैं? सेम वेलोसिटी। सेकंड, वो किससे एंटर हो सकते हैं? सेम मोमेंटम। तीसरा,
they can enter with same kinetic energy, and last but not the least, they can enter with same potential. जब वो एंटर होंगे तो मेरे पास यहाँ पे पहला होगा आरपी, आरपी मतलब रेडियस ऑफ प्रोटॉन, दूसरा क्या होगा आरडी रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन, और तीसरा क्या होगा आर अल्फा दैट इज रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये समझ में आ रहा है? अब दिमाग में एक चीज चलते हैं, अगर दे आर एंटरिंग विद सेम वेलोसिटी है ना, तो सेम वेलोसिटी तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा, तो हर एक में लिखूंगा mv/qb 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 है ना, तो v और v तो कट होगा, तो बचेगा क्या m/q, क्या बचेगा m/q। तो तुम जब प्रोटॉन का देखोगे तो प्रोटॉन का क्या चल रहा है n/e चल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा m/e, यहाँ पे क्या आएगा 2m/e, और वहां पे क्या आएगा 4m/2। समझा नहीं समझा? सबको समझा? अगर सबको समझा तो बाकी सब कट होगा नहीं। सो आंसर फाइनली जो आएगा that must be equal to 1:2 2:2। आंसर कितना हो जाएगा 1:2 2:2। सेकंड, if the three particles enter with क्या same momentum, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब ये फॉर्मूला यूज करें तो p कट हो गया, क्या बचा q, तो आई थिंक ये होना चाहिए 1/2 आया ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो होना चाहिए 2:2 बस। समझा नहीं समझा? क्योंकि मैंने 1/2 को कट हुआ, ये 1:1 हाफ आया, तो दैट बिकेम 2:2। ये क्लियर? सेम काइनेटिक एनर्जी है तो k कट हुआ, b कट हुआ, बट अब आया √m/e, जैसे ये क्या आना चाहिए √2m/e, और ये क्या आना चाहिए √4m/2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ये 2 बार आएगा, वो कट होगा, बाकी सब कट हो जाएगा। द आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए 1:2 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट b, तो b एक्साइटिंग पोटेंशियल है। इस बार अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे हिसाब से ऊपर एक q है, नीचे एक q है ना, तो नीचे q रूट के अंदर आ गया, तो आई थिंक दिस मस्ट बी इक्वल टू √m/u। अरे समझा? ये होना चाहिए क्या √2m/u, अगेन √4m/2। यस और नो? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 और ये कट होगा, तो मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए 1:2 ये क्लियर? अच्छा, with this I think I have almost solved all the varieties of variables। हाँ, जो इसके ऊपर अब वो दो के रेशियो में पूछता है, मैंने तो 3 के रेशियो में पूछा, इसका उल्टा रेशियो करेंगे तो 2:1 होगा, 1:2। ठीक, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं।
Magnetostatics, temperature पे dependent होता है material. So ferromagnet and paramagnet is inversely proportional. मैग्नेटिक नीडल को आयन की नीडल माना जनरली वही तो फेरोमैग्नेट होगा तो टेम्परेचर बढ़ने से मैग्नेटिज्म कम होगा. So अगर मैं बोलूं कि इट इज एनर्जी ऑफ I/N, so that B कम होगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा. अभी उन्होंने वेरी हाई टेम्परेचर बोला है तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो फेरोमैग्नेट विल लूज दैट मैग्नेटिज्म. हम लोग ने डोमेन की रिवर्स तो अपने को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो पैरामैग्नेट फेरोमैग्नेट इज नाउ कन्वर्ट टू पैरामैग्नेट तो वो काइंड ऑफ अब वो परमानेंट मैग्नेट से टेम्परेरी मैग्नेट मतलब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके बाद है. तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो चीज है ऊपर है क्योंकि यहाँ पे वेरी हाई टेम्परेचर हो जाएगा. But magnetic needle is ये लिखा हमने Okay. मुझे बताओगे केस 1 में क्या हुआ था? केस 1 में क्या था? थीटा 0 था. तो क्या होगा थीटा 0? तो पार्टिकल कैसे जाएगा? स्ट्रेट लाइन में जाएगा. ओके. थीटा अगर 90 हुआ तो क्या होगा? तो अभी थीटा कितने जाएगा? सर्कल. केस 3 में थीटा 0 भी नहीं है, थीटा 90 भी नहीं है, तो वो कोई एंगल में है ना. ठीक है. जैसे ही वो एंगल में एंटर होगा तो नाउ वेलोसिटी इज मेकिंग सम एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, है ना. तो जब वो एंगल बना रहा है तो अब मैं चाहूंगा इस वेलोसिटी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकता हूं. तो एक कंपोनेंट होगा जो ऐसा होगा जो होगा v cos थीटा और एक कंपोनेंट होगा जो ऐसा होगा जो होगा v sin थीटा. यस और नाउ जस्ट इमेजिन क्या होगा. वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है v cos थीटा d के डायरेक्शन में. तो वी कैन सी दैट योर v cos थीटा is parallel to v and
V sin theta is perpendicular to B. अब क्योंकि ये पैरेलल टू B है तो मतलब ये केस 1 हुआ और वो बोलेगा कि तू सीधा जा। B sin theta perpendicular to B है तो ये केस 2 हुआ तो बोलेगा तू सर्कल में जा। तो तुम्हारे मम्मी बोले कि बेटा तू यही कर, तुम्हारे पापा बोले तू सीधी कर, पर अभी तुम्हें करना क्या पड़ेगा? है ना? तो तुम्हें दोनों की बात सुनी है ना? अगर दोनों की बात सुनी है तो तुम्हें जाना पड़ेगा हेलिकल। कैसे जाना पड़ेगा? हेलिकल। क्योंकि अब क्या होगा, तुम सर्कल घुमाए हो और आगे रहता भी रहे तो तुम ऐसे 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 कर जाते हो। So now it's going to be a coil or a spring, like a DNA. समझ में आ रहा है? तो वैसे मोशन करता है। So अब उसका जो मोशन होगा वो काइंड ऑफ ऐसा मतलब आगे जाते जाते सर्कल में आएगा। So the best part about this, whatever formula of the circle we study is same. क्योंकि सर्कल तो घूम ही रहा है, वो कैसे जाएगा? सर्कल जनरली कैसा होता है, यहाँ पे घूमता था। अब क्योंकि v cos थीटा को यहाँ पे घुमा के स्लाइड आगे फिर वापस देने स्लाइड आगे एंड तो ये समझा? तो अब हमें फॉर्मूला को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। सबसे पहला c को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है बिकॉज़ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, तो वो अभी भी 2.5 थी। तो ये पहली बात। हेलिकल मोशन में भी हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला चेंज नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा मोशन अभी क्रिएट हो रहा है याद करेंगे, कौन सा मोशन? ओके। दूसरा, रेडियस चेंज होगा सर फॉर श्योर, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला है mv/v। वहां पे v कौन सा होता है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट विद v, है ना? Which component here is perpendicular to b? V sin theta। तो रेडियस का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा mv perpendicular by qb, hence the formula is mv sin theta by q। This is formula number 2. And there is one extra formula which I am going to give you. Is have you seen, आपने वो स्क्रू देखा होगा? क्या स्क्रू पे हेलिकल डिजाइन होती है? वो दो स्क्रू के मतलब जो हेलिकल डिजाइन होती है ना, उसमें जो दो ऐसे सर्कल होते हैं उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पिच। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे पिच, और ये आपने स्क्रू गॉज में भी डिफाइन किया होगा। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर पिच, जिसको पी बोलेंगे। क्या वैल्यू करोगे? जो पिच होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। सही? कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो उसको सीधा लेके जाता है? तो पिच का फॉर्मूला होना चाहिए v पैरेलल इनटू p। तो समझा? क्या फॉर्मूला होगा? v पैरेलल इनटू p। Therefore, the final formula for pitch must be equal to 2 pi m by qt। ये p आ गया, और v पैरेलल का फॉर्मूला क्या है? v cos theta। v cos theta। That's the formula for pitch। अब वो कैसे घूमेगा वो विजुअलाइज कर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ इट विल, उसके ऊपर फोर्स कैसे लग रहा है? कैन यू टेल मी? हमने वो फ्लेमिंग लेफ्ट रूल वाला टाइम पीरियड बोला, वो एक सर्कल को एक सर्कल। सो इट्स लाइक यहाँ से मान लें एंटर हुआ तो यहाँ से वो ऐसे घूम के मतलब पूरा खत्म करना है उसको, एक सर्कल पूरा करना। ये समझा? तो जहाँ से एंटर कर यहाँ से ऐसे ये क्लियर? तो स्लाइड आगे आएगा दैट्स इट। ऐसा फिर ऐसा एंड सो।
What will come? Yes. Module में page 22 है. Module page 22. PPP 3. Now, PPP 3 में जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, वो आप ट्राई करो. PPP 3 क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, question 9, question 10, और लास्ट में question 13. 1, 5, 6, 9, 10, 6.
अच्छा, कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है? कोई भी क्वेश्चन हो पा रहा है? Tier 2 sir. आता उसमें आना.